नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 2 लेकर आ गए हैं, बिहार पुलिस स्पेशल। हम लोग सेट को करते हैं और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग करके अपने तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का डेट तय है, तो अब जो है अंतिम तैयारी का रूप देना है। इसमें तकरीबन 20 सेट हम पहले करा चुके, उसमें एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया था। अब जो है आपको क्वेश्चन और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल, जिस टाइप के बिहार पुलिस ने क्वेश्चन को पूछा है, बिहार के स्टेट लेवल के सारे एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये सब टाइप के जो क्वेश्चन है हम एक एक करके बारीकी से एग्जाम से पहले तक में हम आपको करा देंगे और उसका कंसेप्ट आखिर वो कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, एक टोटल क्वेश्चन को कराया जाएगा। आज इसी के साथ क्लास का शुरुआत करते हैं। उसी के साथ आपको एक बात है जो सबसे खास है, जो हमें बोलना है आप लोगों से। आप लोग जिस हिसाब से वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। भरोसा नहीं था कि आप लोग चैनल को इतना प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग दयावान है, दयालु है, और उससे भी बड़ा आप लोग हमारे भगवान के रूप में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, हमारे टीम की तरफ से और मेरे तरफ से भी। आइए सवाल को करते हैं, बीच बीच में बातें भी करेंगे और पूरी रणनीति को जो है कसम कस करके रखेंगे, ताकि इस बार जो है वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए। इस बार हर हाल में सीटें लेनी है, लेनी है। नहीं, बहाली निकली है तेजस्वी नीतीश जी, अब मजनुआ हमार बनी बिहार पुलिस जी। नहीं, बहाली निकली है तेजस्वी नीतीश जी और मजनुआ बना हमार बिहार पुलिस जी। तो इस बार बिहार पुलिस बनना है, एकदम स्टार यहाँ लगना तय है। वर्दी और टोपी दोनों इस बार आपके ऊपर चढ़ जाएगा। उसके बाद मोहरी चढ़ेगा, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो पहला स्टेप तो यह है कि वर्दी चढ़ाइए, फिर अपने माथे पे मोहरी चढ़ा लीजिएगा, फिर आपको जो जो चढ़ाना है चढ़ा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। पहला सवाल है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है। ध्यान से समझना मेरे भाई, सवाल क्या है। एक तरंग है जो केवल धातु में संचरित होता है, तो इनमें से कौन कौन तरंग है? केवल अनुदैर्घ्य है, या केवल अनुप्रस्थ है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? आपको हम बता दें ताकि आपको जानकारी हो जाए कि तरंग जो होता है दो प्रकार का होता है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आप लोग लिखना चालू कीजिएगा तो यहाँ से सवाल का जवाब जो है आ जाएगा। कंसेप्ट सबसे पहले, आंसर बाद में। हमने 20 सेट का डिस्कशन इसलिए लाया ताकि अब जो छूटा बड़ा क्वेश्चन का लेवल रह गया हो उस सबको इस बार दे के चला जाना है। 25 क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है और 25 के 25 क्वेश्चन हम चाहते हैं कि मेरे सेट के माध्यम से हो, कहीं बाहर आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। इसलिए हम अपने तरफ से पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आप भी पढ़ाई पर पूरी फोकस रखिए, क्योंकि वैकेंसी फिर कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। उम्र भी जो है धीरे धीरे ढल रहा है, तो आपको भी पता है कि उम्र जो है ये तो एक बर्फ की तरह है। आप इसे टेस्ट कीजिए या टेस्ट कीजिए, बात समझ में आ रहा है? ये जो है एक बर्फ की तरह है, इसे खाइए चाहे छोड़ दीजिए, गलना तो तय है। जिंदगी जो है ये बर्फ की तरह होता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो जाए सिलेक्शन हो जाए, ताकि हम आगे जो है उस जिंदगी का टेस्ट करें। और अगर आपको किसी प्रकार के गलत आदत की आ, अंदर प्रवेश हो चुका है, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी उसे समाप्त करें, खत्म करें। क्योंकि इंसान को अपने आप से इतना प्रेम होना चाहिए कि वो गलत राहों से निकलकर एक सही राहों में चलना स्टार्ट करे। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। तरंग जो होता है, एक होता है प्रगामी तरंग, एक होता है अप्रगामी तरंग। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एक टोटल आज तरंग का जो है कहानी खत्म है। प्रगामी तरंग जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्घ्य, एक होता है अनुप्रस्थ।
ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। अप्रगामी तरंग जो होता है ये दो प्रकार के होता है। ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ आपको जो है एक होता है आपको यांत्रिक तरंग। बस तरंग का ये इतना ही कैटेगरी होता है, लेकिन कौन कैसे और किस माध्यम में चलता है और कहाँ चलता है इसको डिटेल हम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अनुध्वज तरंग जो है, अनुध्वज तरंग वो इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। इसमें दो प्रकार की बातें बनती है, एक संपीड़न एक विरलन। ध्यान से सुनिएगा। एक क्या बनता है संपीड़न, एक बनता है विरलन। इसमें क्या बनता है, तो इसमें बनता है अनुध्वज में बनता है। ये सबसे पहली बात है कि एक स्प्रिंग में होता है। अनुध्वज कहाँ होता है, स्प्रिंग में। स्प्रिंग के धागा को आप देखेंगे ऐसे टाइट करके उसको मारिएगा तो ये क्या करेगा, सॉरी वो इस प्रकार से होगा नहीं, तो अनुध्वज स्प्रिंग में नहीं होगा। अनुध्वज जो होगा वो स्प्रिंग में नहीं होगा, वो अनुप्रस्थ में होगा। सॉरी माफ कीजिएगा। अनुध्वज जो है आपको इस प्रकार से होगा, खूब एक सघन माध्यम बनेगा, एक विरलन माध्यम बनेगा। जहां जहां घना घना होगा वो सघन माध्यम बनेगा का। पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, जहां जहां घना होगा, जहां घना होगा वहां बनेगा संपीड़न, और जहां घना नहीं होगा, कम घना होगा, अधिक घना होगा, वहां संपीड़न बनेगा। कम घना होगा वहां विरलन बनेगा। क्या बनेगा, विरलन। जहां संपीड़न बनेगा वहां का घनत्व अधिक होगा, यानी कि अगर घनत्व अधिक होगा तो डेफिनेटली है कि चाल कम होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि जहां संपीड़न होगा वहां घनत्व अधिक होगा, और अगर घनत्व अधिक होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, तरंग दैर्ध्य भी कम होगा। तरंग दैर्ध्य कम होगा और वेग भी कम होगा। वेग भी क्या होगा, कम। पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। विरलन जो है वहां घनत्व क्या होगा, घनत्व कम होगा। घनत्व क्या होगा, और अगर घनत्व कम है तो सिंपल सी बात है कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा। तरंग दैर्ध्य क्या है, कि तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, और यदि तरंग दैर्ध्य अधिक है तो वेग भी क्या होगा, आसानी से पता चल जाएगा कि अधिक होगा। ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका एग्जाम्पल आपको हम बता दें तो एग्जाम्पल में अनुध्वज का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको ठोस में। कहाँ, ठोस में। उसके बाद अगर ठोस की बात करें तो समुद्र के सतह पर विस्फोट के कारण, समुद्र के सतह पर विस्फोट के कारण। ध्यान से देखिएगा मेरे साथी, हम क्या बोल रहे हैं, समुद्र के सतह पर विस्फोट के कारण। समुद्र के सतह पर अनुप्रस्थ तरंग बनता है, लेकिन अगर वहां विस्फोट होता है तब वहां अनुध्वज तरंग बनता है। ये लॉजिक है और यही एक सबसे बड़ा की पॉइंट है एग्जामिनर को सेट करने का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इतनी बातें अनुध्वज के बारे में हम बता चुके, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर अनुप्रस्थ के बारे में बता रहे हैं। टोटल एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन लिखा के पूरा जाएंगे। नोट कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे साथियों, अब आते हैं अनुप्रस्थ पे। अनुध्वज का कहानी खत्म कर दिए। अनुध्वज में अगर आप लोग लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लिखे तो वीडियो को पीछे कीजिए और इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए। और लिखना बहुत जरूरी है मेरे साथी, लिख लीजिएगा तो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक दफे सुन लेने से कभी याद हो जाता तो हम बहुत दिन भर सुनते रहते, कुछ ना कुछ याद हो ही जाना था मेरा भी, और हम बहुत प्रकार ज्ञानी हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए साप्ताहिक जो है रिवीजन बहुत जरूरी है। किसी को आप बार बार देखिएगा तो वो याद रहेगा, किसी को बहुत दिन तक नहीं देखिएगा तो भूलना स्टार्ट कर दीजिएगा, भूल जाइए, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ होने वाला है। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में आपको बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग का जो है ये इस प्रकार से चाल होता है। ध्यान से सुनिएगा, अनुप्रस्थ तरंग का चाल इस प्रकार का होता है, और ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, और इसके बीच का जो ये होता है हिस्सा, महत्तम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं महत्तम विस्थापन।
महत्तम विस्थापन। अब महत्तम विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। उसके बाद ये जानते हैं कि ये श्रिंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रिंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये श्रिंग हो गया, ये गर्त हो गया। तो श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो लिख लीजिएगा आप लोग, श्रिंग श्रिंग एवं गर्त के बीच की दूरी, बीच की क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आया? आगे पढ़ाए। चलिए अब इसके बारे में और कुछ लिखना स्टार्ट करें तो हम लिख दे अनुप्रस्थ के बारे में। अनुप्रस्थ के बारे में ये हो जाएगा आपको, अनुप्रस्थ जो होता है ये 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखिएगा मेरे साथी। अनुप्रस्थ जो है ये आपको एग्जाम्पल में बताते हैं कि अनुप्रस्थ आपको ठोस में भी होता है। जी मेरे साथियों, अनुप्रस्थ चाल जो होता है ठोस में भी होता है। अनुप्रस्थ जो होता है जल की सतह पर, जल की सतह पर, जल की सतह पर होता है। गैस में भी होता है। कहाँ होता है? गैस में भी होता है। तो अनुप्रस्थ चाल जो होता है वो ठोस, जल, गैस तीनों जगह पर मौजूद होता है। तो आप इसका आंसर मार सकते हैं कि तरंगे जो किसी धातुओं में संचित होती है उसको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों कहते हैं। ये बातें तो अब आंसर निकल गया आप लोगों को, क्योंकि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ठोस में चलता है। इस बात से आप अवगत हो गए। अब आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग पे और यांत्रिक तरंग पे। अब इसको देख लेते हैं कि ये सब क्या है, ये सब क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए आप लोग साथे साथे लिख रहे हैं ना जी? लिख रहे हैं ना जी? चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग के बारे में बता दें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो क्या नहीं होता है? माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल में आपको बता दे, कितना जो चाल है गामा किरण, गामा, एक्सरे, एक्सरे, गामा किरण, एक्सरे, उसके बाद आप गा ए प पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, गा ए प द्रि, दृश्य किरण, ये सबको जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंग जो है यंत्र, यानी यंत्र की सहायता से चलता है, यंत्र की सहायता से चलता है, यंत्र की सहायता से चलता है। मतलब इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। इसे चलने के लिए क्या है? इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। क्या है? माध्यम की आवश्यकता। तो इतनी बातें आप लोगों को जानना था तरंग के बारे में। यदि आप इतनी बातों के जानकार हैं तो आपसे सवाल नहीं फंसना है। एक भी सवाल अगर यहाँ से उठ के भी पूछता है तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है रेफ्रिजरेटर में फ्रीज, फ्रीज है फ्रीजर नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, फ्रीजर भी होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर आप लोग देखे होंगे, आपके भी घर में होगा, सब लोग के पास है अभी फिलहाल। अब तो ईएमआई पर भी मिल जाता है, तो हर घर में फ्रिज हो गया है। पानी को ठंडा करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर पीते हैं। शिखर के पास में लगाया जाता है। शिखर मतलब होता है सबसे अप, मतलब ए हिस्सा पे, यहाँ। इसके पीछे अगर आप रेफ्रिजरेटर के पिछला भाग को देखिएगा, हालांकि हमने इमेज को बोला था कि पीछे से लगाओ, आयुष क्या किए हो तुम? चलो ठीक है, तो पीछे के अगर भाग को देखिएगा यदि आप, तो इसके पीछे जो है लगा रहता है फैन। और वो जो फैन होता है वो ऊपर या नीचे रहता है, बीच में नहीं रहता है। ऊपर रहता है नहीं तो नीचे रहता है। क्या कारण है कि ऐसा होता है? इसे तप्त संपृक्त से दूर रखने के लिए, जो कि तल के पास होता है, ये भी बात सही है। इससे इसलिए रखते हैं ताकि ये क्या करे, तप्त संपृक्त हो, मतलब कि उसमें पानी भी तो रहता है, पानी भी गिरते रहता है पीछे से फ्रिज में, देखिएगा आप। दूसरा है एक अच्छा खासा सुविधा के कारण भी इसको रखते हैं, ताकि वहां रखने से सुविधा होता है। तीसरा है इसलिए कि संवहन जो धाराएं है, संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। सबसे मेन कारण यही है, सबसे मेन कारण यही है कि फ्रिज में वो जो फ्रीजर रखते हैं उस शिखर पे या टॉप पे या बॉटम पे रखते हैं। उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि क्यों रखते हैं, कि संवहन धारा क्या करे, पूरे फ्रिज के चीजों को ठंडा करे। यदि ऐसा नहीं करते तो फ्रिज के ऊपर वाली चीजें ठंडा होती, नीचे वाली चीजें ठंडा नहीं होगी, बीच वाली चीजें ठंडा नहीं होगी। जबकि पूरे फ्रिज के अंदर के सारे सामान ठंडा करना है हम लोगों को, इसलिए उसको वहां रखते हैं। और रखना सुविधाजनक भी होता है ऊपर से, इसलिए ताकि आप जानते हो कि ऊष्मा का संचरण हाई लेवल से नीचे लेवल की होता है, लो लेवल की होता है। इसका यह मतलब है कि यदि हम शिखर पर लगाएंगे तो ऊष्मा नीचे तक आएगा,
मतलब फ्रिज के नीचे तक आएगा या नहीं आएगा? बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उपरयुक्त सभी सत्य है। उपरयुक्त क्या है? सभी सत्य है। मतलब इसे तप्त संपृक्ति से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, ये भी सही है। सुविधा के कारण ये भी सही है, इसलिए कि संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। क्या मेरे साथी आगे बढ़ जाए? आप लोग जो है साइंस को कठिन नहीं समझिए, साइंस बहुत आसान है, बस समझने की फेर है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहता है। यदि आप डेली इसको पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो आपके अंदर वो बूस्टेड आ जाएगा कि आप साइंस से प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, है ना? ध्यान रखिएगा। चलिए 2 के बाद 3 नंबर सवाल। किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि प्रति मीटर, ध्यान से सुनिएगा, प्रति मीटर एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? यदि आप में से कोई साथी जो तैयारी में है काफी दिन से जुटे हुए, इस सवाल का आंसर लगा के दिखाइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके रेंज से बाहर पक्का होने वाला है सवाल, क्योंकि ये सवाल मेरे एग्जामिनेशन हॉल में, एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन हॉल में पूछा हुआ सवाल है। 25 में से 3 साइंस के सवाल पूछा था और तीनों के तीनों अप लेवल के सवाल पूछा गया था हमसे, जिसमें से एक ए है, एक और भी आगे आएंगे इसके बाद सवाल है। दोनों को हमने इंक्लूड किया है ताकि आप उससे भी अवगत हो, आप धकमकाए नहीं, हम आपको करा रहे हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला टेस्ला। क्या होने वाला है? टेस्ला। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है किसी भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, क्या बोला है? उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जो प्रति मीटर प्रति एम्पियर प्रति मीटर प्रति एम्पियर के लिए न्यूटन का उत्पादन करता हो। किसका न्यूटन का उत्पादन करता हो? आपको एक साथ बता दें मेरे साथी कि कूलम में न्यूटन का कहीं भी यूज नहीं होगा। आप कोई भी फॉर्मूला पढ़े, कूलम बल में न्यूटन का कहीं भी यूज नहीं है। यदि कैंडेला के पढ़े तो भी नहीं। अब पास्कल तो दाब का ऐसा मात्रक होता है। इसका यह मतलब है कि अगर हम ऑप्शन छाड़ते हैं तो मेरे पास टेस्ला आंसर जाने का है। हमारी जानकारी नहीं है हमारे अंदर, कैसे हो गया? कोई बात नहीं, जानकारी नहीं है तो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना जी। यदि ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं तो हम वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है, क्योंकि हमें उस सब से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? टेस्ला से। और वो स्टेटमेंट से हम छाट सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 के बाद 4 को देख लेते हैं। 4 सवाल है, स्तंभों का सही मिलान कीजिए। गाउसर रोग, ये भी सवाल हमारे ही एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। हम आपसे आपको जो है नए नए क्वेश्चन से भी जो है रूबरू कराते रहते हैं, ताकि आप ये ना कहे कि हल्का हल्का क्वेश्चन उठा के लाते हैं और करा के चले जाते हैं, इनको पास कोई तरह के लेवल नहीं है। हम आपको लेवल से तब भेंट कराएंगे जब आप हमारे प्रत्यक्ष सामने खड़ा होइएगा, क्योंकि यहाँ यूट्यूब है तो ताकि बिहार पुलिस के स्पेशल सेट है, तो हम उस लेवल तक ही रखेंगे जो बिहार पुलिस की लेवल है। वरना यदि आप ऑफलाइन में हमसे मिलिएगा तो आपको लेवल से तो वो भेंट कराएंगे कि क्या कहना है। एकदम खूब सुंदर सुंदर क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट दिखाएंगे आपको। चलिए, गाउसर रोग जो होता है ये आपको ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज में होता है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है हंटर सलक्षण रोग। तो हंटर सलक्षण जो रोग है ये आपको इडुरोनेट 2 सल्फेटेज के कारण होता है। ये आपको कारण है, ये एंजाइम है नए नए, ये सारे नए नए एंजाइम है जिसके वजह से होता है। ये शाखक जो रोग होता है ये आपको हेक्सोसाइमिनेडस के कारण होता है। और फेनिलटिकीटोन फे जो है ये आपको फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्लासिस के कारण। मेरे साथी, हम आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चन जब एसएससी सीजीएल में पूछा गया तो कोई भी लड़का इसको नहीं बना पाया, क्योंकि नए एंजाइम का नाम अभी अभी सबको मुलाकात हुई। तो फिर एक क्वेश्चन रिपीट ना हो, और हो तो आपसे जरूर मुलाकात हो चुका हो इसका, इसलिए जो है हमने क्वेश्चन को लाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ए। 1 के डी, 2 के सी, 3 के बी, 4 के ए। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब जो है एसएससी सीजीएल का सवाल खत्म होता है और यहाँ से जो है न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट होता है। आप भरोसा कीजिए ना, आपको तो इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा देंगे कि बिहार पुलिस का लेवल एकदम, मतलब जो है आप कचरा करके आइएगा, एकदम कचरा करके आइएगा। आप भरोसा रखिए हम पे, ठीक है। चलिए, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर, मेरे साथी अगर आप अक्ष को देखें तो 2 प्रकार के अक्ष होता है। एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। दूसरा क्या होता है? वाई अक्ष। यहाँ हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ज्योमेट्री सीखने नहीं है, यहाँ हम न्यूमेरिकल को बनाने आए हैं।
50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर अगर 50 न्यूटन का बल है तो लिख लेते हैं 50 न्यूटन का बल एक्स अक्ष पे है, कोई दिक्कत है? ये ओरिजिन है। दूसरा बोल रहा है अक्ष पर 30 घटक न्यूटन है, मतलब कितना घटक न्यूटन है? 30 घटक न्यूटन। अब हम इसको ऐसा तो कर सकते हैं कि हम इसको मिला सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? मिला ही सकते हैं। अगर हम ऐसे मिला दें इसको तो आप देख सकते हो कि यहाँ 30 है, यहाँ 50 है। ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है। तो यहाँ क्या होगा? आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो आप लोग एक ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 3 4 5। मतलब 3 के स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। पढ़े या नहीं पढ़े? ट्रिपलेट पढ़ना आपको होना चाहिए। और नहीं तो आप देख लीजिए कि ये अगर आपको 3 है या 4 है और 3 है तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25 यानी कि 5 आ जाता है। तो इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं, 3 4 5। बस यहाँ वही लगने वाला है। यदि आप ट्रिपलेट देखें तो इसको 0 से 0 काट लीजिएगा तो बच गया 3। अब अपने यहाँ आने वाला है 4 और यहाँ आने वाला है 5। 3 के पीछे 0 लगा हुआ था तो 4 के पीछे भी 0 लगा दीजिए और 5 के पीछे भी 0 लगा दीजिए। क्या ये मतलब है कि अपना आंसर क्या होने वाला है? 30 40 50। मतलब 50 जो है और 30 है, ये तो हमको दे रखा है। तो अब जो है मेरे पास 40 आने वाला है। आप इसको पाइथागोरस नहीं लीजिएगा, नहीं तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। हमने इस आधार पे नहीं लिया है। आया समझ में? आप मैथ के कॉन्सेप्ट से जाइएगा तो ये मामला गलत है। सच्चाई यही है। हमने फिजिक्स के तौहीन पे लिया है और फिजिक्स के हिसाब से हमने इसको क्या किया? सोल्व किया। इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है? 30 न्यूटन होने वाला। 30 नहीं 40, सॉरी माफ कीजिएगा मेरे साथी, 40 न्यूटन होने वाला है। बढ़ जाएगा। चलिए ठीक, सवाल को आप लोग नोट कीजिए और इसको दोबारा आप लोग रिवीजन कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। ये बिहार पुलिस का ओरिजिनल सेट का पूछा हुआ सवाल है। 5 के बाद सवाल नंबर 6 देखिएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? आपको निकालना क्या है मेरे साथी? मिश्रण का तापमान। ध्यान से देखिए, आप देख रहे होंगे कि नए टाइप का सवाल है। और अगर हम बात करें उष्मा चैप्टर से तो उष्मा चैप्टर का हमेशा जो है दर्दनाक कॉन्सेप्ट होता है। उष्मा चैप्टर का क्या होता है? हमेशा दर्दनाक कॉन्सेप्ट होता है। आप इसको कभी भी नहीं भूलिएगा क्योंकि सचमुच में दर्दनाक कॉन्सेप्ट होता है। चलिए इसको कैसे बनाइएगा? तो आप लोग एक फॉर्मूला होता है ml इंटू क्यू माइनस, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, ml बराबर t माइनस क्यू एल बराबर mh इंटू टी माइनस टी नहीं, यहाँ पहले हो जाएगा क्यू, क्यू और एल है तो यहाँ एच और माइनस में टी। बस ये फॉर्मूला होता है मिश्रण के तापमान निकालने का। मिश्रण के तापमान निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मिश्रण के तापमान निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये भी आपके बिहार पुलिस का ओरिजिनल सेट का क्वेश्चन है। हम कोई अपना मन से सवाल नहीं ला रहे हैं फिलहाल। हम 10 नंबर सेट के बाद जो है अपने अंदर के ज्ञान को आप लोगों के सामने रखेंगे। तब तक हमको जो कर रहा है कराने दीजिए ताकि आप जब प्रीवियस सेट मार रहे होंगे तो वहाँ आपका स्कोर जो है अप हो जाए और आपको हौसला मिले कि हम कर सकते हैं, इस बार मेरा रिजल्ट आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से हम बहुत जगह जीतने के बजाय हार जाते हैं। हम एक छोटा सा कहानी आपको कहते हैं, हम आपको बता देते हैं कि चीता का जो चाल होता है वो तो जानवरों में सबसे अधिक होता है, ये आपको पता है। लेकिन हिरन भी उससे कम नहीं होता है। हिरन भी उससे कम नहीं होता है। लेकिन जब चीता उस पर प्रहार करता है तो हिरन भागने के क्रम में वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, ये रुका या अभी हमारे पीछा कर ही रहा है, रुका या हमारे पीछा कर ही रहा है, रुका या हमारे पीछा कर ही रहा है। इसका यह मतलब है कि यदि आप बार बार पीछे मुड़ के देखिएगा तो आपका स्पीड कम होगा या नहीं होगा? कम होगा ना मेरे साथी? अगर स्पीड कम होगा तो चीता तो उसी रफ्तार से दौड़ रहा है, चीता तो उसी रफ्तार से दौड़ रहा है। मतलब आप तेज दौड़ने के बावजूद भी, तेज धावक होने के बावजूद भी उससे पकड़े जाइएगा जो पीछे खड़े हैं, पीछे आपके दौड़ रहे हैं और आपको लहूलुहान कर देगा। इसलिए पूछे मुड़ के मत देखिए, अपना कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या करा रहा है, कौन किस चीज के नोट से पढ़ रहा है, कौन किस चीज के बुक से पढ़ रहा है, नो मैटर। आपका बुक ही आपका सबसे बेहतरीन बुक है, बस ये मानकर चलिए। जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सर्वोपरि होता है,
उसके बच्चा की तुलना किसी भी बच्चे में नहीं हो पाता। उसी प्रकार से आप अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए कि हम जो है और जो पढ़ रहे हैं वही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस दिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया उस दिन आप हार नहीं मानिएगा, क्योंकि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत होती। तो आप ठान के चलिए कि हमको जीतना है, मान के नहीं चलिए कि हम जीत गए हैं। मानने वाला मूर्ख होता है, ठानने वाला जो है बुद्धिजीवी होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अरे बैठिए आप लोग। चलिए एम एल, यहाँ एम का मतलब मास हो गया, तो एल मतलब हो गया कि लोअर मास, मतलब कि कम वाला मास। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको लिख देते हैं। एम का मतलब, एम में मतलब हो गया लोएस्ट मास, लोएस्ट मास। दूसरा है टी, टी का मतलब हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर। तीसरा है क्यूएल, क्यूएल का मतलब हो गया तापमान, लोएस्ट तापमान, लेकिन किसका? लोएस्ट तापमान मिश्रण का, मिश्रण का लोएस्ट तापमान। मेरे साथी यदि इधर आते हैं तो बस वही काम करना है, हाईएस्ट मास यानी कि एच आई, हाईएस्ट मास मिश्रण का। उसके बाद क्यूएच के बारे में बता चुके हैं कि हाईएस्ट तापमान किसका? मिश्रण का। तो आप लिख सकते हैं कि हाईएस्ट, हाईएस्ट तापमान मिश्रण का, हाईएस्ट मिश्रण का तापमान। और टी का मतलब तो तापमान होता है, तो मिश्रण का तापमान आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पर रखना स्टार्ट करते हैं, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये आप लोग नोट कीजिए, तो हम रखना चालू करते हैं। एम एल, देखिएगा गौर से, मास लोएस्ट कहाँ है? 5 ग्राम और 20 ग्राम। इसमें लोएस्ट मास कौन है? 5 ग्राम, तो हम लिख लेते हैं 5 ग्राम, 5। चलिए अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, तापमान नहीं पता हमको, यही तो निकालना है मिश्रण का तापमान, तो टी माइनस क्यू एल, लोएस्ट तापमान ऑफ किसका? मिश्रण का। तो ए आपको कितना दिख रहा है? 45 डिग्री, और ए 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ रख लेंगे बराबर में। फिर अगर आप कहे एम एच मतलब मास और हाइयर, तो ये 20 kg दे रखा है, तो आप लोग लिख लेंगे 20 kg इंटू टी माइनस क्यू, और कितना? टी नहीं, यहाँ पहले क्यू एच रख लीजिए, यानी कि यहाँ दे चुका है 45, 45 और माइनस में टी। चलिए मेरे साथी, इसको थोड़ा सा जो है हम आपको क्या करते हैं, मिटाते हैं और हम आपको बनाकर आंसर लाते हैं। चलिए इसको हल करते हैं, तो आ जाता है 5t, 5t और माइनस 5 गुने 0 5, तो बात खत्म है। उसके बाद 45 गुना के 90 और एक शून्य है तो एक शून्य, माइनस में 20t, तो यही है मेरे साथी। सोल्यूशन को देख लीजिएगा ताकि गलत ना हो पाए। 20t और 5t उधर जाएगा तो हो जाएगा टोटल 25t, और इधर कीजिएगा तो 900। काटना स्टार्ट कीजिएगा तो 25t या के 75, 25 या के 75 और 75 में 15 जोड़ देंगे तो 90, यानी कि 150, यानी कि 36। तो टेम्परेचर कितना गया? मिश्रण का तापमान 36 डिग्री आ गया। ऑप्शन ढूंढते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है आंसर, 20 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस। मेरे साथी कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस न होके यहाँ जो है आपको होने वाला है 36 डिग्री सेल्सियस आएगा, 100% 36 डिग्री सेल्सियस आएगा। आप लोग चिंता ना करें। आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, 36 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा, 36 डिग्री सेल्सियस। और 3 नंबर है ये ऑप्शन, और यही आंसर सही है। ठीक है, 36 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होने वाला है। आप लोग नोट कीजिए, सॉल्यूशन में कहीं भी गलती नहीं है और कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं है, तो हमको अपने आप पे हमेशा भरोसा रहता है, और इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस में रहिए। एक रॉकेट, यहाँ से सुनिए, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको दो बातें मिल सकता है। रॉकेट का अगर बात किया जाए तो रॉकेट की अगर सिद्धांत बोला जाए कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट दो सिद्धांत पे काम करता है। एक तो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन गति का थर्ड लॉ, और एक है इसी के अंदर आता है रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण। ध्यान से सुनिए मेरे साथी, यदि ऑप्शन में आपको ये दोनों मिले
यदि ऑप्शन में आपको दोनों मिले, न्यूटन गति थर्ड लॉ और रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत, तो याद रखिएगा कि आप इसके साथ जाइए, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत। यार इकलौता ऑप्शन रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत है तो भी इसके साथ जाइए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है पहले, इसका वरीयता पहले है, और ए अगर नहीं होता है तो मजबूरी में हमको इसके बेटा यानी कि न्यूटन गति थर्ड लॉ को मानना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन बाप है और ये बेटा है, और बाप और बेटा अगर खड़ा रहेगा तो पहले बाप कि पहले बेटा? बाप ना, पहले बाप ना। इसी प्रकार से न्यूटन का गति का थर्ड लॉ जो है इस सेकेंड ऑप्शन होगा रॉकेट के प्रक्षेपण के सिद्धांत में। तो यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत होगा नहीं, न्यूटन के गति का थर्ड लॉ ऑप्शन में है, चूंकि रैखिक संवेग संरक्षण नहीं है तो हम लोग उसके साथ चलेंगे आंसर को। ठीक है, सवाल नंबर 8। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ रहे हैं। मान लो कि एक भवन है और इसके छत से एक पत्थर को क्या किए है, छोड़ रहे हैं नीचे की ओर। यहां से सुनिएगा मेरी बात, एक भवन है और एक पत्थर को नीचे की ओर छोड़ रहे हैं। छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, मतलब कि गिरने में कितना सेकंड लेता है, 4 सेकंड लेता है। अब नीचे की ओर गिरेगा तो जी नीचे की ओर गिरेगा तो आपको पहली बात है कि प्लस में गिरेगा, नहीं, और उसके बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरेगा। अब हमसे क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई निकालने के लिए मेरे साथी एक ही बेहतरीन फॉर्मूला होगा, एस बराबर में यूटी, और शुरुआत में इसका जो वेग है वो हमेशा क्या होता है, तो एस बराबर यूटी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर। चूंकि नीचे की ओर गिर रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होता है, और ऊपर हुए जाता तो माइनस का चिन्ह। अब हम लोग रख लेते हैं, ये विस्थापन है, महत्तम विस्थापन को ऊंचाई भी कहते हैं यहाँ। तो यू कितना है 0, टी 4 जोड़ 1/2 गुने जी का वैल्यू 9.8 गुने टी का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, तो 4 गुने 4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं मेरे साथी, ये टोटल तो 0 होने वाला है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इधर ये हो गया 0, 0 के बाद बच गया ये 2 से 2 काट लीजिए तो बचेगा कितना 9.8 गुने 4 दूना के 8। जब इसको गुना करने चाहिएगा तो 74.4 मीटर आने वाला है मेरे साथियों। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, आप लोगों का मैथ हमसे बहुत मस्त है और हमें भरोसा है कि आप लोगों का मैथ हमसे बहुत अच्छा है। तो आपका कैलकुलेशन बहुत टफ है, हमको पता है, आप लोग तैयारी करने वालों में से हो, ऐसा ही इतना अच्छा क्वेश्चन देखने नहीं आ गया है। तो इसका आंसर जो है 78.4 मीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे साथी। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप है। आप लोगों के घर में है ना, आप लोगों के घर में भी अलग अलग जगह पर जो है बल्ब लगा हुआ रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो उसका यूनिट भी आता है, बिजली बिल जमा करते हैं ना जी, कि सरकार को चूना लगा रहे हैं, करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार को आप लोग हेल्प कीजिए, बिजली चोरी नहीं कीजिए, आप जो ऊर्जा खपत करते हैं उसका व्यय कीजिए ताकि सरकार को इससे मदद मिले और सरकार इस क्षेत्र को और बढ़ाए और मजबूत करे। नहीं मैं तो ऐसी रतिया में लाइन कटता हूँ, कब पता है, सुतने के समय ही खासकर। रतिया में खाना वाना खा के 10 बजे सोने जाइएगा ना तब लाइन में कट जाएगा, अब तकिया ढूंढिएगा कहाँ है। नहीं, अब मान लो कि अगर आप शादीशुदा है, मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर आप शादीशुदा है और एक बच्चा है आपके पास, हालांकि आप में से कितने लोग शादीशुदा है हमें तो नहीं पता। अब बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एज तो पक्का है कि 21 साल तक ही होगा, उसी के रेंज में होंगे आप, उससे ज़्यादा तो होंगे ना, 21, 22, 23 तक होंगे, क्योंकि 24 साल 25 साल तक तो वो तैयारी करने का मौका ही देता है। तो अगर एक बच्चा है आपके पास तो सबसे पहले बात है कि लाइन कट गया तो आप उसे बीच में सुलाइएगा ताकि वो गिर ना जाए। पलंग पर से अगर कहीं एक और में अगर उसे सुला दीजिएगा तो उधर गिर जाएगा, इधर सुला देगा तो इधर गिर जाएगा। अब रात में पति जी इधर लेफ्ट साइड और पत्नी जी राइट साइड और बीच में बच्चा, अब काम चलेगा कैसे मेरे भाई, प्यार मोहब्बत कैसे होगा। उसके लिए लास्ट में क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि बच्चा को नींद पड़ गया, बच्चा को उठा के क्या करते हैं, एक और में खड़ा कर देते हैं। फिर अपनी जो है जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं आप लोग प्यार से कर लेते हो, बच्चा को भी पता नहीं चलता भोरबा में उठ के कि हम बीच में सोए थे, कोरोना में कैसे आ गए। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस सवाल को देखते हैं। अगर 1 किलो वाट की बात करें, क्या करें, 1 किलो वाट यानी कि 1 यूनिट इसको बोला जाता है, तो वाट गुने होता है वाट गुने घंटा, अब बटा में 1000 से भाग देना है आपको, बस इतना ही तो काम करना है, इतना ही तो काम करना है। तो एक घर में 60 वाट के 5 गो लैंप है, 60 वाट के कै गो लैंप है, 5 गो लैंप ना है, तो याद रखिएगा 60 गो वाट है और 5 गो लैंप है। चलिए दूसरा है 75 वाट के 4 लैंप है,
तो 75 वाट के 4 लैंप है, तो 75 और गुने में 4 लिख लीजिए। उसके बाद आपको बोला है कि प्रतिदिन कई घंटा जला रहा है। अब घंटा कई घंटा जला रहा है, तो 6 घंटा जला रहा है। और कई दिन जला रहा है, 30 दिन जला रहा है। कई दिन जला रहा है, 30 दिन जला रहा है। अब क्या कीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए। अब मेरे साथी इसका कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो चुका है। आप लोग कैलकुलेशन करके हमको बताओ कि कितना आने वाला है आप लोगों को, ताकि हम भी समझ सके कि आप लोग भी जो है मैथ के बहुत बड़े धुरंधर हैं। और उम्मीद भी करेंगे कि इस बार सिलेक्शन लेके आप हमसे जरूर मिलने आइएगा, और मिलने जरूर आइएगा, इस बात का हम लोग जो है 6×25 यानी कि 300। इधर अगर करने चाहते हैं तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 चौका 28 2 300। इधर दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद 6 गुने क्या, अगर भाग लगाना चाहते हैं तो 1000 से क्या कर सकते हैं आप, भाग लगा सकते हैं। तो हल करते थे 300 300 600, गुना में इधर हो गया 6, इधर हो गया 30, और बटा में हो गया 1000। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी 6 36, और 36 दिया कि 108 आपका जो है जवाब आ रहा है ऊर्जा। तो 108 आपको यहाँ दे रखा है, हालांकि 180 है, तो कंफ्यूजन करने के लिए 180 भी है, बस 0 इधर से उधर करना है और आप गलत हो जाइएगा। इसलिए एकदम बी केयरफुल, एकदम जमीन धरा के मारिए। क्या कीजिएगा, एकदम जमीन धरा के मारिएगा। जब तक ऑप्शन सही से नहीं आप रीड कीजिएगा तब तक टिक आउट नहीं कीजिएगा, और नहीं तो बस घबरा के जाके घोंस दीजिएगा। ABCD में से कोई ना कोई तो घस ही देना है, नेगेटिव नहीं तो कुछ ना कुछ तो घसना ही है। ऐसा नहीं करना है, सही कोशिश करना है कि सही घसाए हमसे, ताकि रिजल्ट बने। अब वरना करके आइएगा 100 और रिजल्ट में आएगा 50 है। चलिए, तो 108 आंसर होने वाला है सवाल नंबर 10। चलिए साथियों, तो सवाल नंबर 10 को हम लोग करते हैं। सवाल 10 क्या है, एक तरंग 0.8 सेकेंड में, एक तरंग 0.8 सेकेंड में, यहाँ सेकेंड होगा, इस सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है। देखिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछेगा आवृत्ति, अगर पूछेगा आवृत्ति, तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक फार्मूला होता है घूर्णन की संख्या, घूर्णन की संख्या बटा तरंग की चाल, तरंग की, तरंग की, बस इस फार्मूला पे आप ले जाइए, इसका सवाल का जो है जवाब आपसे आ जाएगा। अगर आप आवृत्ति की चर्चा करें तो घूर्णन की संख्या कितना है, 24, तो 24 चक्र मारते हैं 0.8 सेकंड में, दशमलव उड़ाएंगे तो 240 बनता है। 8 3 के 24 यानी कि 30 जो है एक घूर्णन की संख्या है। तो आप लोग आंसर में 30 मार लीजिएगा, 30 हर्ट्ज। आवृत्ति कैसा मतलब हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ जाए, सवाल नंबर 10 हो गया है, 11 नंबर में पढ़ते हैं। और अब आते हैं इस सवाल में, 11 नंबर सवाल जो है चुंबक से है, और चुंबक टॉपिक अपने आप में बेहतरीन टॉपिक माना जाता है। तो फिजिक्स तो ऐसे भी आप जानते हो कि हम फिजिक्स का जानकार है, तो यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स पढ़े हमसे, तो आप जो है आप ऑफलाइन में भी आ सकते हैं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, संस्थान का नाम आपको हम बता देंगे। कमेंट बॉक्स में आप अगर पूछते हैं कि हाँ कब टाइम क्या है, तो हम आपको बताएंगे। फिजिक्स हम पढ़ाते हैं आपको, अदर सब्जेक्ट अदर टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और एक बेस्ट फैकल्टी के माध्यम से आपको पढ़ाने का काम किया जा रहा है। बस हम गारंटी लेते हैं कि आप सफल हो और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हो, ठीक है। चलिए, एक अस्थायी चुंबक है, किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी निश्चित क्षेत्र पर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ 8 नहीं होगा, क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए, यदि इसे 4 बराबर भागों में, टाइपिंग कितना मिस्टेक करते हो, 4 बराबर भागों में से कितना, 4 से 4 बराबर भागों में, 4 भागों में काट दिया जाए, तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मेरे साथ ही सवाल इस टाइप का था। एक चुंबक क्षेत्र है जिसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसको 2 भागों में काटा गया। सवाल ये था, ये क्या किया है पता नहीं, सवाल में कहीं ना कहीं झोल किया है। चलिए, हम आपके साथ है, आप चिंता ना करें, आपको सवाल सही मिलने वाला है, क्योंकि हम यहाँ जिंदा है अभी फिलहाल। यदि इसे 2 भागों में, कितना भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में, 2 भागों में काट दिया जाए, तो उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा,
तो 2 भागों में बांटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B/2 होगा, कुछ और नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। यही 4 भागों में काटते तो B/4 हो जाता है, 10 के 10 छोड़ देते तो B हो जाता है। क्या मेरे साथी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सवाल का जो है लेवल अच्छा खासा है, इसलिए दिक्कत होता है। इस सवाल को कोई आदमी बना के दिखाइए हमको, कोई भी आदमी अगर इस सवाल का जवाब सही देते हैं तब मानेंगे कि आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है और आप वाकई में सीरियस है और इस बार आपका सिलेक्शन होना भी है, क्योंकि आपका कलम टक टक चल रहा है कॉपी। नहीं, सिलेक्शन उसी का होना है जो एक्टिव है। ये नहीं कि देख रहे हैं, देख के खत्म कर देंगे, छोड़ देंगे, पढ़ लिए बात खत्म कर लिए तो ये आप भी खत्म हो जाइएगा। ये बात जान लीजिए, यूट्यूब पर के पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता यदि आप ना लिखे तो। हम 9 सालों से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, हमको एक बात का बहुत अच्छा अंदाजा है कि यूट्यूब पर के पढ़ा हुआ जो है वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता है यदि आप ना उतारे तो। जितना जल्दी आप सीखते हैं उतना ही जल्दी जो है शॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ से। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लिखिए और उसको रिवीजन कीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको कलम और कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें है बहुत बड़ा कंसेप्ट। और एक कंसेप्ट के लिए हम 10 मिनट का अभी थोड़ा देर पहले एक वीडियो शूट किया है जो अपलोड हो जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। आवर्धन के पूरी जो है हमने सरिया का पोस्टमार्टम किया है। आवर्धन से अब के बाद जिंदगी में फिर कभी सवाल नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं, क्योंकि उतना ही होता ही है, ठीक ना। चलिए, सूचीबद्ध फोकस दूरी, ध्यान से सुनिएगा। 4 लेंस का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक, अभिदृश्यक जो है इसमें होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? पहली बात। और अवतल लेंस है तो पहली बात है कि प्लस वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, क्या है कि वहाँ माइनस वाला होने वाला है। क्या कि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव। तो पहली ऑप्शन तो 2 को पहले ही जो है फट के चला गया। दूसरा है, विचार किया जा रहा है जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन, और सबसे ज्यादा आवर्धन तब बनेगा जब आवर्धन जो होगा वो अपने से कम माने में होगा। ध्यान से सुनिए बात, आवर्धन अभी पढ़ाएंगे तो वहां एक बात बताएंगे कि आवर्धन जो है अगर 1 से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 से कम है तो आवर्धन जो है वो अधिक होगा, ठीक है ना। अगर 1 के बराबर है तो आवर्धन जो है बराबर होगा, और 1 से ज्यादा है आवर्धन जो है 1 से ज्यादा है, माफ कीजिएगा हमने 1 से ज्यादा है तब आवर्धन क्या होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक। फोकस दूरी अधिक होगा। आवर्धन 1 से कम है तब फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा, सॉरी, कम होगा। सर्वाधिक आवर्धन होगा तो फोकस दूरी कम होगा, यानी कि कम होगा। और आवर्धन 1 के बराबर है तो बराबर होगा, और आवर्धन 1 से ज्यादा है तो अधिक होगा, फोकस दूरी क्या होगा? अधिक होगा। इसका यह मतलब है कि हमको क्या चाहता है? आवर्धन अधिक है, आवर्धन क्या है? सर्वाधिक है। आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी भी क्या होगा? ध्यान से बताइए। अगर आवर्धन अधिक है, ध्यान से सुनिएगा, आवर्धन क्या है? अधिक है। आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी तो कमेगा ना। आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी कम जाएगा। आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी कम जाएगा, कहीं उल्टा लिख दे क्या? हाँ, यहाँ देखिएगा तो आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी कम जाएगा, माफ कीजिएगा, आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी कम जाएगा, यहाँ कम जाएगा और यहाँ अधिक होगा। चलिए अब झोल खत्म। आवर्धन अगर 1 से कम है तो फोकस दूरी अधिक होगा, और आवर्धन अगर 1 से अधिक है तो फोकस दूरी क्या होगा? कम होगा। बराबर में तो बराबर होगा ही, बस झोल यहीं पे फंसता है इस दोनों में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर जो देखिएगा, सर्वाधिक आवर्धन है तो आवर्धन अधिक है तो फोकस दूरी कमेगा, यानी कि -5 mm इसका आंसर बनने वाला है, क्या कि -5 सेंटीमीटर mm से क्या है? ज्यादा है। ये भी आंसर नहीं होगा। -5 सेंटीमीटर -5 mm से ज्यादा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? -5 mm, ठीक है। चलिए 12 के बाद सवाल नंबर 13 को देखते हैं। 13 है, घरेलू खाना पकाने के लिए, तो घरेलू गैस में आप लोग एलपीजी का यूज करते हैं क्या? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें ब्यूटेन और संपृक्त ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का ही रूप ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो है द्रवीभूत यानी कि द्रवित अवस्था, उसमें संपृक्त अवस्था रखा जाता है, डाला जाता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। सवाल है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा
जिसकी खोज हुई थी वह क्या है? रॉरर, आप लोग केमिस्ट्री को तो पढ़े होंगे आप लोग अच्छा से, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे 9th 10th 11th 12th। केमिस्ट्री में आपको रदरफोर्ड के बारे में खूब अच्छा से पढ़ाया जाएगा कि एक रदरफोर्ड था, सिलिकॉन के पत्थर पर जो है कण से टकराते हैं, तब उससे कुछ जो है कण आपस चला जाता है, कुछ टकरा के आपस आ जाता है, कुछ छितरा के बाहर आ जाता है। उससे यह सिद्ध होता है कि उसके अंदर जो है नाभिक भी है। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज किया था। यही सवाल है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो नाभिक की खोज। बढ़ जाएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। चैप्टर को जो है ना थ्योरी बाय थ्योरी को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर नहीं पढ़िए। अब पहले वाली बात नहीं है जो ऑनलाइनर सवाल को पूछा जाता है, अब थोड़ा सा जो है इस चीज को चेंज किया है, ध्यान रखिएगा। साउंड प्रॉपर है ना, चेक करते रहना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर जो है 14 के बाद 15 पर जाते हैं। 15 क्या है? 15 15 15 बहुत अच्छा सवाल है 15 भी। आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए, हम आपका सवाल का इंतजार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग सवाल का आंसर जो है छापते रहिएगा। सवाल है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिए मेरे साथी। वह सेल है, अगर सेल है, अगर सेल है तो ये क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया करेगा। रासायनिक अभिक्रिया करके हमको कुछ न कुछ देगा। जैसे अगर प्रकाश है तो प्रकाश देगा, कुछ है तो कुछ देगा। नहीं तो सेल रासायनिक अभिक्रिया को जो है कोई दूसरे में चेंज करता है। तो यहाँ यही बोला है, अगर हम विद्युत धारा दे रहे हैं तो विद्युत रासायनिक सेल में परिवर्तन कर देगा। यदि हम दे रहे हैं विद्युत धारा तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में चेंज कर देगा, जो देंगे वही ना निकलेगा। अब मान लो कि खाएंगे पनीर तो हक देंगे रोटी, ऐसा नहीं ना है। पनीर खाएंगे तब पा देंगे तब पनीर में वाला ना स्वाद आएगा। मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर हम चिकन खाते हैं तो पा देंगे तब पनीर वाला स्वाद आएगा, नहीं ना। तो जो देंगे इनपुट वही ना आउटपुट निकलेगा जी। बात समझिएगा गौर से। क्या करेंगे? जब दे रहे हैं विद्युत धारा तो निकलेगा भी विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटन सेल नहीं निकलेगा, सांद्र सेल नहीं निकलेगा, प्रकाश रासायनिक सेल नहीं निकलेगा। मतलब खाएंगे मुरई अब पा देंगे तो गजरा का महक आएगा, क्या नहीं ना है। चलिए सवाल 15 हो गया जिसका आंसर विद्युत रासायनिक सेल है। सवाल 16 देखिएगा, समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें दो मिश्रण एक ही तरह का हो, मतलब कि समांगी दो मिश्रण ठोस ठोस का, ठोस में ठोस का, चाहे गैस में गैस का, या द्रव में द्रव का। ध्यान से सुनिएगा, यदि ठोस में ठोस मिलाते हैं तो भी समांगी मिश्रण है, यदि गैस में गैस मिलाते हैं तो भी समांगी मिश्रण है, और यदि यदि जल में जल मिलाते हैं तो भी समांगी मिश्रण। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए तो समांगी मिश्रण में सबसे अच्छा उदाहरण है गन पाउडर का। क्यों? क्योंकि गन पाउडर में आप लोग मिला देंगे बारूद। क्या मिलाएंगे? बारूद। इसमें मिलाइएगा गंधक, बारूद में क्या मिलाएगा? गंधक। ये सब जो है ठोस में ठोस है। क्या है? ठोस में ठोस है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग मिलाइएगा कोयला और सोरा, सोरा और कोयला। तो गन पाउडर में ये चारों मटेरियल होता है, बारूद, गंधक, कोयला, सोरा, और टोटल का टोटल ठोस पदार्थ है, इसलिए ठोस टोटल मिला रहा है, इसलिए समांगी मिश्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसका जो है स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, बारूद, गंधक, सोरा, कोयला, क्योंकि सीधे सीधे हिट किया गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में ही कि बताइए गन पाउडर में क्या क्या होता है। 4 ऑप्शन मिला हुआ था, तो बारूद, गंधक, सोरा और कोयला याद रखिएगा। हम लोग कैसे याद रखे थे इसको? कोसबाग, कोसबाग, हम लोग ऐसे याद किए हुए थे कि कोसबाग मतलब कि बाग जो है, बाग मतलब होता है बगीचा, कोसों दूर है, मतलब कोयला, सोरा, उसके बाद है ब से बारूद और गौ से गंधक, कोसबाग। हम लोग याद करने का अपना अपना सबका टेक्निक होता है, आप अपने हिसाब से कुछ सेट कर लीजिए और उसको याद कीजिए। 16 के बाद हम लोग 17 को देखते हैं। 17 क्या है? स्फटिक रासायनिक क्या है? देखिए मेरे साथी, स्फटिक, स्फटिक, स्फटिक जो होता है ना, ये लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। और लेंस में सिलिकॉन हर हाल में होगा। इसका यह मतलब है कि जहां जहां सिलिकॉन है तो ये सब आंसर है SiO2, SiO2
ए आंसर सही है। स्फटिक रसायन है तो रसायन में ऑक्सीजन को दीजिए, सबसे अच्छा यही रहेगा। 18 के बाद 19 बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन, मेरे साथियों, एक है मैग्नीशियम, ये है क्लोरीन। आपको इस सवाल को जानने के लिए ऑप्शन को पढ़िए। सवाल आपको हो सकता है कि छितरा जाए आपसे। सवाल बोलता है प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सवाल बोला है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया जब होती है तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्रत्येक क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक सह संयोजक बंधन बनाता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु का त्याग करता है। अब हम लोग देखते हैं। आप जानते हो कि सेल भरने का तरीका 2, 8, 8, 18, 32 अधूरा, यही ना होता है जी, यही ना होता है। 2, 8, 8, 18, 32 नहीं तो अधूरा। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा और कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मैग्नीशियम का परमाणु जो है संख्या होता है 12, तो इसको तोड़ देंगे तो 2 और 8, 8 और 2 10, घर भर गया। मतलब 2 गो जो है इसके लास्ट कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या होता है 17, इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 2 10 और 10 और 7 17। अब देखिए इसके बगल में 18 है, क्लोरीन के बगल में ऑर्गन 18 है जो अष्टक को पूरा कर लेगा। इसका यह मतलब है कि क्या करेगा मैग्नीशियम, इसको क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये रखे चाहे ना रखे लेकिन देने दोनों दे देगा। मतलब मैग्नीशियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। देने वाला तो त्याग है ना किया जी, और हम आपको कुछ दे रहे हैं तो हम ना त्याग कर रहे हैं, आप तो ग्रहण कर रहे हैं। तो देने वाला त्याग करता है, लेने वाला ग्रहण करता है। नहीं तो हम आपको दे रहे हैं इसलिए आप ग्रहण कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं इसलिए हम त्याग कर रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। क्या? चलिए सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। वह तरल जो रस ऑक्सी क्या है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है। मतलब कि कुछ ऐसा तरल भी है जिसका नाम हम आपको लिखा देते हैं, तो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की भांति व्यवहार करता है। वो आपको है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब कहिएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा जो इसे याद रहे, तो आपको याद करना पड़ेगा कि ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक तथा अवकारक, ये सब पदार्थ कौन कौन है। तो पहला तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन पर, ये याद करना पड़ेगा आपको। इसमें आपको जो है किसी प्रकार के ट्रिक और टेक्निक यूज नहीं करना पड़ेगा। हाइड्रोजन पर जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। उसके बाद आपको मिलेगा नाइट्रोजन अम्ल HNO3, HNO3, नाइट्रिक अम्ल नहीं, नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। तीसरा आपको जो है, तीसरा आपको जो है यहाँ 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 देखिए मेरे साथी, हाइड्रोजन पर को H2O2 बोलते हैं और HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड अम्ल होता है। उसके बाद अगर SO2 बोले, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। और H2S, H2S जिसको बोलते हैं हम लोग सल्फर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये चार जो होता है ये ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अवस्था प्रदर्शित करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा मेरे साथी, आपको हर हाल में इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से सवाल बनते हैं और ये सब पूछे हुए सवाल है, बिहार पुलिस के ओरिजिनल सेट है। आप लोग जब सेट बनाते होंगे तो वहाँ मिलता होगा। ठीक है, तो बढ़ते आगे। सवाल नंबर लास्ट, आज का सबसे अंतिम सवाल है। 20 क्वेश्चन ही 20 सेट तक करेंगे, तो 20 के स्क्वायर 400 यानी कि 400 क्वेश्चन, और उसका अपार डिस्कशन हम लोग करके अपने ज्ञान को बूस्टअप करेंगे और नॉलेज को बढ़ा लेंगे। नहीं, चलिए ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। तो द्विबंधन तो O2 में दिख रहा है, क्या कि इसमें तो त्रिबंधन है, इसमें त्रिबंधन है, इसमें तो बंधन ही नहीं है सही से। तो O2 में द्विबंधन है। आज का डिस्कशन यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलेगा कल आपसे सेट नंबर 3 में।
सेट 1 अपलोड हो चुका है, सेट 2 आज हो रहा है, सेट 3 कल हो जाएगा और 10 मिनट का जो छोटा-छोटा वीडियो हमें देना है, वो आज से ही प्रारंभ हो जाएगा और आपको आज आवर्धन के बारे में पढ़ा देते हैं, कल आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का लो फर्स्ट पढ़ा देंगे और इसी प्रकार से जो है कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के बीच जाते रहेगा। आप लोग चैनल को प्यार देते रहेंगे इसी प्रकार से। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं और जो लोग लास्ट तक वीडियो को देखे हैं, वो लिख सकते हैं नीचे कि हमने लास्ट तक वीडियो को देखा है या आप ये भी बता सकते हैं JMD यानी जय माता दी लिख दीजिए, JMS जय मां सरस्वती लिख दीजिए या कुछ भी आप अपने मन से लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप जो है लास्ट तक वीडियो को देखे हैं और जो लास्ट तक वीडियो देखा होगा उनको अच्छा क्वेश्चन से भी दर्शन हुआ होगा। जो शुरुआत में देख के चल गए होंगे कि क्या पढ़ाएगा ये, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, जब सचिन ग्राउंड पे उतरा था तो कोई एक इंसान था जो बोला कि क्या खेल लेगा ये, तो उनका जो कोच था वो बोले कि हाथ में बैट तो धराइए तब पता चलेगा खेलेगा कि नहीं खेलेगा। तो सचिन की पहचान उसके बैट से था। उसी प्रकार से आप हमारी एज के हिसाब से नहीं पहचानिए, हाथ में कलम अगर पकड़ा दीजिएगा तो पढ़ा वो देंगे जो आपको मार्केट के कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा। यदि आपके अंदर वो भरोसा है तो आप रुकिए, ठहरिए मेरे चैनल पे और सीखिए। हम दिलासा दिलाते हैं आपको कि आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा बाकी के तुलना में। जय हिंद, बहुत-बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। हार नहीं मानना है, जीत के रहना है। इस बार सिलेक्शन आपकी।